नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है आलोक कुमार रंजन जी, देश के प्रतिष्ठित लीगल इंस्टीट्यूशन लॉ फर्म एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, जो जजेस की तैयारी कराते हैं, मतलब जुडिशरी एग्जामिनेशंस के, और साथ में वकील भी तैयार करते हैं, क्लैट की तैयारी कराते हैं, और जो लड़के लॉ कर यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसके भी शिक्षक हैं, कानून के जानकार हैं, और कहा यह जाता है कि भारतीय कानून बिल्कुल इन्हें कंठाग्र है। तो आलोक जी, आपसे एक और चर्चा आज हम करेंगे। जब भी किसी पुलिस मुकदमे की बात होती है या किसी अनुसंधान की बात होती है तो दो तरह के बयानों की चर्चा बहुत होती है। एक बयान जिसे कहा जाता है 161 के तहत लिया गया, 161 के तहत यह पुलिस का लिया गया बयान होता है किसी गिरफ्तार अभियुक्त से या किसी गवाह से जी। और यह भी कहा जाता है कि 161 का बयान जो है बहुत प्रासंगिक नहीं होता है ट्रायल में, लेकिन 164 164 का बयान यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और 164 के बयान को न्यायालय भी बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मानती है और इस आधार पर सजा भी हो जाती है। ये 164 का बयान क्या है 164, और इसे गिरफ्तार अभियुक्त से या फिर जो गवाह है उनसे कैसे लिया जाता है, कौन लेता है, कब ले सकता है, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। यह आपका प्रश्न बहुत ही समीचीन है, बहुत ही माकूल प्रश्न है। इस तरह की समस्याएं बहुत सुनने में आती हैं जी। जैसा आपने कहा, दो मुख्य प्रकार के, इसके अलावा भी एक बयान होता है। आप जब सीआरपीसी को देखेंगे, भारतीय जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता, इसको देखेंगे जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है धारा 154 से 176 में जाकर के ये समाप्त होता है, तो इस बीच में कई प्रकार के स्टेटमेंट लिए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट तो एफआईआर ही हो गया, वो भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है। कोई कॉम्प्लेनेंट आएगा, कोई व्यक्ति आएगा और आपको लिखवाएगा कि भाई इस तरह का अपराध हुआ है, और पुलिस उसको लिखती है। 161 का बयान तब आता है जब आपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर ली और आप उसको बुलाते हैं, हम व्यक्ति को, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभियुक्त को बुलाते हैं, गवाह को बुलाते हैं और उनसे आप स्टेटमेंट लेते हैं। वो आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, उसका ट्रायल में कोई बहुत रेलिवेंस नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब जो तीसरे प्रकार का कथन जो भी आपने बताया 164, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। और 164 में मैं आपको बताऊं कि कन्फेशन और स्टेटमेंट, दो तरह के स्टेटमेंट लिए जाते हैं। कन्फेशन का मतलब होता है जहां आप अपनी गलती को खुद स्वीकार कर लेते हैं, यू कन्फेस द गिल्ट, तो वो कन्फेशन कहलाता है। और एक दूसरा भी उसमें है स्टेटमेंट, जिसमें आप सिर्फ कथन देते हैं। आपको मैं बताऊं कि इस 164 में अभियुक्त जो होता है वो तो कन्फेशन देगा, क्योंकि गवाह ने तो गलती करी नहीं, गवाह तो अपराधी है नहीं, तो उसका कन्फेशन नहीं होगा। विक्टिम का कन्फेशन नहीं होगा। तो विक्टिम और गवाह स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, उनको कन्फेशन नहीं देना, क्योंकि उन्होंने गलत नहीं किया तो कन्फेस क्या करेंगे, उन्होंने गिल्ट किया नहीं है। तो कन्फेशन जो करता है वो बेसिकली अभियुक्त होता है, जो तथाकथित अपराधी है, और स्टेटमेंट जिनका आएगा वो विक्टिम भी हो सकता है, जैसे रेप का विक्टिम, उससे हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं 164 ना। तो विक्टिम या कोई विटनेस उसमें स्टेटमेंट दे सकता है, चीटिंग का विक्टिम। जी बिल्कुल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट साक्ष्य बन जाता है। अब जहां तक इसका सवाल है कि 164 का बयान कौन लिखेगा, कैसे लिखेगा, कब लिखेगा, तो देखिए ये इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर के तहत ही होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही होता है। जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है उसी समय पुलिस के पास ये अधिकार है, और उस व्यक्ति के पास भी अधिकार है को पुलिस को खुद कहेगा कि मैं मैजिस्ट्रेट साहब को स्टेटमेंट देना चाहता हूं और अपनी गलती स्वीकार करना चाहता हूं। कोई अपराधी करता है? हाँ, अपराधी कहेगा। हाँ, कई लोग होते हैं जो सच्चे किस्म के लोग होते हैं, उनको लगता है कि मैंने गलती तो कर दी है, लेट अस एक्सेप्ट दिस। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। बिल्कुल, ट्रायल एक रिगरस प्रोसेस है, तो बहुत लोग उससे बचने के लिए कि तुरंत हो जाए कन्विक्शन, तुरंत हो जाए एक्विटल, जो भी होना है तुरंत हो जाए, तो उस वक्त में उस व्यक्ति को ये अधिकार होता है, वो पुलिस को कहेगा कि मैं कन्फेशन देना चाहता हूं। तो पुलिस की ये ड्यूटी होगी कि उसको वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कन्फेशन रिकॉर्ड। पुलिस कस्टडी से सीधे या फिर जुडिशियल कस्टडी से सीधा? नहीं, पुलिस कस्टडी से यदि उसको कन्फेशन के लिए ले जाया जाता है तो उसमें एक
नियम बना दिया गया है, सेफ्टी वाल्व बना दिया गया है कि 24 घंटे उसको पुलिस कस्टडी से बाहर रखा जाए, और वो यदि कन्फेशन नहीं भी देता तो उसको फिर से पुलिस कस्टडी में न भेजा जाए। अच्छा, क्योंकि पुलिस उसको फिर परेशान ना करे कि तुमने कन्फेशन क्यों नहीं दिया, टॉर्चर नहीं करे। हाँ, तो बेसिकली पर्पस हमारा ये है कि कन्फेशन देने के वक्त उस आदमी का मस्तिष्क बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, यानी वो पुलिस के प्रभाव में या किसी और प्रभाव में ना आकर के ये स्टेटमेंट दे, बल्कि वो निष्पक्ष स्वतंत्र होकर के अपना कथन कहे। इसीलिए व्यवस्था दी गई है कि पुलिस कस्टडी से उसको हटा दीजिए पहले, और बाद में भी उसको पुलिस कस्टडी में आप मत भेजिए। तो बट ये होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो कन्फेशन लिखेंगे। उनको खुद लिखना है। हाँ। उनका कोई कर्मचारी या कोई और नहीं लिख सकता। ही हैज टू रिकॉर्ड इट पर्सनली, उनको ही लिखना है। मैं आपको इसमें खास बात बता दूं, कभी कभी ऐसी भी समस्या आ जाती है कि अभियुक्त चाहता है कि मैं स्वतंत्र रूप से, जो पुलिस के अभी मान लीजिए कस्टडी में नहीं है, वो खुद भी जा करके, तो ऐसी परिस्थितियों में भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसका कथन कन्फेशन ले सकता है, लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो किसी अपराध में संलिप्त था, वो अभियुक्त हो सकता है या हुआ है, तभी वो कन्फेशन लिखेगा, अदरवाइज उसके कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं यहीं पर एक सवाल ले लेता हूं जी, कि अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर लिया गया जी, उसे जमानत भी मिल गई जी, जमानत के बाद अभी केस में कुछ भी नहीं हुआ, न चार्जशीट हुआ, न फाइनल रिपोर्ट हुआ, तो क्या वो जमानत के बाद भी अपना स्टेटमेंट 164 के तहत मजिस्ट्रेट क्या रिकॉर्ड करा सकता है? कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, वो खुद भी जा सकता है। बट मजिस्ट्रेट को यही जो मैंने कहा, इस पर एक केस भी है महावीर सिंह का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की व्याख्या भी की है, और उसमें कहा है कि एक्यूज्ड भी स्ट्रेट वे मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, उसमें मजिस्ट्रेट को इंश्योर करना पड़ेगा ये व्यक्ति अपराध में संलिप्त है, कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता है, कहीं ना कहीं इसका नाम आ रहा है, तभी वो उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। हाँ, मैं आपको एक विशेष बात इसमें बताना चाह रहा था कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने के पहले ये तय करे कि जो कन्फेशन दे रहा है व्यक्ति वो स्वतंत्र रूप से दे रहा है, एंड ही विल आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम कि क्या आप स्वतंत्र रूप से ये कन्फेशन कर रहे हैं, आप किसी प्रभाव में तो नहीं है, और फिर उसको ये भी बताएगा कि देखिए इस कन्फेशन के बाद आपको इस पर सजा दी जा सकती है, उस कन्फेशन के आधार पर सजा हो सकती है, आप जान लीजिए। इसलिए वो इंश्योर करता है, वो इंश्योर करता है कि ऐसा न होने पाए। तो इसका मतलब तो साफ हुआ ना कि 164 का जो बयान है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, अपराध की स्वीकारोक्ति है। तो ये तो हमने अभियुक्त के बारे में बात कर ली। अब विटनेस का 164 यह भी एक विषय रह गया था, वह उसका बयान कैसे, या जो पीड़ित है विक्टिम, उसका कैसे दर्ज कराया जाएगा? उसका तो स्टेटमेंट है, और उसमें आप ओथ पे उसका स्टेटमेंट लेते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही लेगा। उसके लिए भी 164 में एक धारा है जो इस पे बात करती है, 164(5) है उस पे, जिसमें ये बात लिखी हुई कि उसका भी स्टेटमेंट लिया जा सकता है, और वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है। मतलब 164 का दिया गया बयान जो है वह अभियुक्त को सजा दिला सकता है, और दूसरी बात, सीधे पुलिस कस्टडी से ले जाकर कोर्ट में बयान नहीं दिलाया जा सकता है, पहले उसे 24 घंटा पुलिस के इतर कस्टडी में भेजना होगा। मुझे समझ में बात यही आई जी, मुझे लगता है आप सहमत होंगे। तो आपने देखा, देखिए कि जो 164 के बारे में जानकारी है और लोग जानना भी चाहते हैं, बहुत स्पष्टता के साथ आलोक कुमार रंजन जी ने इस जानकारी को शेयर किया है आपके साथ। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।